बात कर लेते हैं यहाँ पे जब राहुल गांधी ने स्मैश पेट्रियार्की की बात रखी पुणे में अपने छात्रवृत्ति प्रोग्राम, उसके बाद किरण रिजिजू केंद्र में मंत्री भी, उन्होंने कहा है कि सिर्फ हिंदूज को आप क्यों टारगेट कर रहे हैं, मनुस्मृति का आप मान करने की कोशिश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी सेम ही बात कही कि अपोलॉजी डिमांड करी है। देखिए, देश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो बात कर रहे हैं पेट्रियार्की को लेकर, मनुस्मृति को लेकर। वहाँ पे चर्चा क्या होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश को लेकर, उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को लेकर, उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर। हमारी प्रायोरिटीज़ मनुस्मृति पे डिस्कस करना, वंदे मातरम पर डिस्कस करना, हमारी प्रायोरिटीज़ पेट्रियार्की पे करना, स्मैश पेट्रियार्की करना, कि कुछ तो ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की कहते हैं, जैसे कि सिर्फ ब्राह्मणों में होता है, हर वर्ग में होता है, हर धर्म में होता है, साउथ एशिया में होता है। तो क्या जब मलाला को गोली लगी थी, उसको क्या पेट्रियार्की आप कहेंगे? दुनिया भर, देश भर में, साउथ एशिया में ये एक प्रॉब्लम है। पर हमारी आज दिक्कतें क्या है? देश की जनता की दिक्कतें हैं कि महिलाओं को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। देश की दिक्कत है कि उनको एम्प्लॉयमेंट के, रोज़गार के माध्यम नहीं मिलते हैं। युवाओं को रोज़गार के माध्यम नहीं मिल रहे हैं। नीट की परीक्षा तो करा दी है, पर काउंसलिंग की डेट्स नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा एडमिशन रुका पड़ा हुआ है। आज देश की समस्या वो है, बढ़ती महंगाई है। पर यहाँ पर ये लोग वंदे मातरम, हम 2 स्टैंजा गाएं या 6 स्टैंजा गाएं, हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें या ना करें, आने वाला चुनाव है, फिर हम बात करेंगे स्मैश पेट्रियार्की वर्सेस ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की वर्सेस हिंदू वर्सेस मुस्लिम। हर धर्म में होता है। और अब बात है कि धर्म और जातों से उठकर देश की चिंता करें और देश की चिंताओं पे काम करें। लोकसभा के एलओपी राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक पत्र भी लिखा है, ट्वीट करके जानकारी दी। उन्होंने कहा कि काफ़ी ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं महाराष्ट्र में जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं 10 दिन से ज़्यादा, और वो अपने राइट्स के लिए डिमांड कर रहे हैं। और जो हॉस्टल फैसिलिटी है उसके ऊपर बात किया है, अनसेफ फैसिलिटीज़ होती हैं, इनह्यूमन प्रोविजंस होती हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने बात रखी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ये पत्र लिखा है। और देखिए, महाराष्ट्र में जब उन्होंने कार्यक्रम रखा था पुणे में, तो एक युवती वहाँ पे गई थी स्टेज पर, और उन्होंने अपनी बात रखी थी कि उनका हंगर स्ट्राइक चल रहा है हॉस्टल की फैसिलिटीज़ को लेकर और डिस्टेंस को लेकर, ट्रांसपोर्ट को लेकर, सेफ्टी को लेकर। उसके माध्यम से उन्होंने, उस वजह से शायद उन्होंने ये पत्र लिखा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर मुख्यमंत्री वो ध्यान देंगे तो उस पर कार्रवाई होगी और वहाँ की जो व्यवस्था है उस पर सुधार होगी। और व्यवस्था सिर्फ यहाँ पे महाराष्ट्र की बात ही नहीं है, हर देश के हर सरकारी स्कूलों में, हर वर्ग में यही सेम दिक्कतें हैं। यूपी का स्कूल में अगर आप बाहर निकल जाओ तो एक पत्थर आपके सर पे गिर जाता है, बच्चा कोलैप्स कर जाता है। कहीं कहीं पंजाब के स्कूलों में छत ही नहीं है और स्कूल चल रहे हैं। कहीं कहीं देख रहे हैं कि राजस्थान में काउशेड के अंदर क्लासेस ली जा रही हैं। तो ये जो व्यवस्था है, इसको पूरा बॉटम्स अप अप्रोच करना पड़ेगा, उसमें सुधार करना पड़ेगा। और ये पूरे ही देश को, और राजनीति से ऊपर हटकर देश के युवा वर्ग को देखकर देश के विकास और उन्नति के लिए जो 2047 का नारा है, उस पर ध्यान रखकर काम करना होगा। हम यहाँ बिजनेस कर रहे हैं कि जो नेशनल कैपिटल एनसीआर के रीजन में भी काफ़ी वाटर लॉगिंग की समस्या आ रही है, और मूसलाधार बारिश के बाद हम ऐसी स्थिति देख रहे हैं। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है और कैसे देखते हैं? जो देखा, कुछ ही मिनटों में यहाँ पे बारिश होती है और पूरी तरफ से पानी भर जाता है। दिल्ली की पूरी व्यवस्था ठप हो जाती है। गुड़गांव में जो दृश्य आ रहे हैं, 100 करोड़ के घर खरीदने वाले लोग, करोड़ों में घर खरीदने वाले लोग, लाखों रेंट पे करने वाले लोगों की जो व्यवस्था मिलनी चाहिए, क्या उसको मैच कर रहा है? बसेस रुकी पड़ी हुई हैं, बच्चे अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये कोई व्यवस्था होती है? और अकाउंटेबिलिटी किसकी होती है? अकाउंटेबिलिटी लोकल बॉडी गवर्नमेंट जिसकी है उसकी होती है, सरकार किसकी है उसकी होती है। तो ये पूरी तरीके से, ये सरकार की नाकामयाबी मानूंगी, या सरकार का मैं मानती हूँ कि जो आदत है कि दूसरी बातों पे ध्यान भटकाएं, जो देश के मुद्दे हैं उस पर नहीं रखें, हरियाणा के मुद्दे हैं उस पर ना रखकर उसका एक आउटकम दिख रहा है। इकोनॉमिक हब है गुड़गांव, और इस तरीके के जब दृश्य निकल कर आते हैं तो पूरे देश ही शर्मसार होता है। ट्रिपल इंजन की सरकार हो, डबल इंजन की सरकार हो, 1.5 दशक से आपकी सरकार है, फिर भी आप इसमें नाकामयाब रहे हैं, तो फेलियर आपका है। बात कर लेते हैं एक और जो प्रोटेस्ट चल रहा है मैम, वो है रिजर्वेशन को लेके भी जो कवायद चल रही है। उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर अटैक करते हुए, जो टीवी की सरकार उस पर अटैक करते हुए कहा है कि मोदी गवर्नमेंट एक ऐसा प्लान हैच कर रही है जो रिजर्वेशन को ख़त्म करने की कोशिश है बैकडोर के थ्रू।
एक ही आरोप लगा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष में। मैं मानती हूँ रिजर्वेशन को लेकर सब लोग इतने सेंसिटिव क्यों हैं कि उस पर चर्चा नहीं हो सकती है। और रिजर्वेशन को लेकर मैं मानती हूँ कि उस पर एक ऑडिट होना चाहिए। क्या हर वर्ग को, अगर हम समानता की बात करते हैं, एससी कम्युनिटीज़ के हर वर्ग को जो जिनको एससी आइडेंटिफाई किया जाता है, जो लिस्टेड हैं, क्या उनके हर वर्ग में समानता पहुँची है? एसटी की अगर हम बात करते हैं, उनके जो भी लिस्टेड ट्राइब्स हैं, क्या हर वर्ग को हर क्षेत्र में समानता मिली है? और सेम ओबीसी का कहूँगी कि हर राज्य में जो ओबीसी कम्युनिटीज़ हैं, क्या उनको समानता मिली है? रिजर्वेशन से किसी को दिक्कत नहीं है, पर रिजर्वेशन समानता के लिए बना था और उनमें भी क्या समानता हुई है, इस पे अगर कोई चर्चा करे, कोई भी राजनीतिक पक्ष, उसका स्वागत करना चाहिए। ये मेरी पर्सनल निजी राय है और मैं कोई किसी स्पोक्स पर्सन की तरह नहीं बोल रही हूँ, पर राजनीति को अगर देश की अगर हम बात करते हैं, देश का हर युवा वर्ग के लिए समानता का अवसर मिलना चाहिए। हम वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर हम काफ़ी टाइम से डिबेट देख रहे थे। अब जो पीपी चौधरी हैं, चेयरमैन है, जॉइंट पार्लियामेंट्री पैनल एग्जामिन कर रहे हैं इसके रिलेटेड बिल्स को। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन 2029 में पॉसिबल है, बट उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स और स्टेट सपोर्ट की ज़रूरत है। ये बहुत टाइम से डिबेट चल रही थी इसके ऊपर। नहीं, कुछ दिन पहले एक शगुफा छोड़ा गया था एक अखबार के माध्यम से कि जो एनडीए के राज्य हैं वो मान गए हैं वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, तो 22 ऐसे राज्य हैं जो पहले इलेक्शंस देख लेंगे और साथ ही साथ इलेक्शन करेंगे। यानी विपक्ष क्या मांग कर रहा है, सिर्फ एनडीए की सरकार ही डिसाइड कर लेगी क्या करना है क्या नहीं करना है। ना इलेक्शन कमीशन से पूछा जाएगा, ना सिक्योरिटी एजेंसी से पूछा जाएगा, ना विपक्ष से पूछा जाएगा। और ये जो कमेटी है, कमेटी तो कोई काम की ही नहीं रही, क्योंकि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि एनडीए सारी एनडीए सरकारों ने मिलकर ही निर्णय ले लिया है। तो इस तरीके के शगुफे छोड़ते हैं। हर सेशन से पहले डीलिमिटेशन, महिला रिजर्वेशन की बात करते हैं और जैसे ही सेशन शुरू होता है उसको डिस्टर्ब कर और ये केंद्र सरकार डिस्टर्ब करता है, उस पर चर्चा नहीं होने देते हैं। ये इनका फॉर्मूला बन चुका है। तो अब वो क्या कह रहे हैं और उनके सोर्सेज क्या अखबारों को दे रहे हैं, उसी में एक कलेश दिख रहा है। तो या तो पीपी चौधरी जी बताएं कि वो सही बोल रहे हैं, उनकी कमेटी मैं मानती हूँ उनकी कमेटी कोई वैलिड कमेटी भी है कि नहीं इन दी आइज ऑफ एनडीए, या कि जो एनडीए की तरफ से सोर्सेज बेस्ड स्टोरी आ रही है वो गलत है। आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा मैम, सीजेपी को लेके हमने देखा है कि कुछ महीने पहले हम उनके प्रोटेस्ट को भी देख चुके हैं, उसके बाद जो वायलेंस हुआ उसको भी देख चुके हैं। अब सीजेपी ने अनाउंस किया है कि वो 5 सितंबर को मार्च करेंगे और दिल्ली में मार्च करेंगे, और ये एक्यूज़ किया है केंद्र को कि जो प्रोमिसेस केंद्र ने उनसे किए थे उसको उन्होंने जो प्रोमिसेस की बात कर रहे हैं, सीजेपी, उनको ये प्रॉमिस किया गया था कि एफआईआर जहाँ भी बच्चों पे लगी है, इनोसेंट चिल्ड्रन पे लगी है, इनोसेंट यंगस्टर्स पे लगी है, वो विड्रॉ किया जाएगा। महाराष्ट्र में तो ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बाकी सारे राज्यों को भी निर्देश दे दिया गया है कि उनको वापस लेना है। तो उसकी भी एक प्रक्रिया होती है, जो एफआईआर दर्ज होते हैं फिर वो कोर्ट में जाकर एक एक केस एफआईआर को विड्रॉ किया जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये प्रोटेस्ट करने की नौबत नहीं आएगी और सरकार उसका संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई करेगी और जो भी इनोसेंट जिनको एफआईआर के अंतर्गत दर्ज किया गया था उनको साइलेंट करने के लिए, उनको डिसुएड करने के लिए वो वापस लिया जाएगा।